MOI समीकरण या फिर हिंदू मुस्लिम एकता, ओवैसी साहब का क्या है प्लान? बिहार में विधानसभा चुनाव है। हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देवेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। आप ओवैसी साहब के साथ आ रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है? इनको सांप्रदायिक पार्टी कहा जाता है, सांप्रदायिकता के प्रतीक कहे जाते हैं। जो कमज़ोर आदमी होता है उसको डर होता है, जो मजबूत आदमी है विचारों से, सिद्धांत से, वसूल से, क्योंकि वसूल अब हाशिए पर ले गए हैं लोग। सो कॉल्ड जो तथाकथित सेकुलर और समाजवादी मुखौटा वाले लोग हैं, समाजवाद को धरती के नीचे गाड़ दिए हैं, गड्ढे में गाड़ दिया। हम और ओवैसी साहब मिलकर समाजवाद को धरती से ऊपर उठा देंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी में है, उसी तरह से ओवैसी साहब आपको लेके आ गए हैं? ओवैसी साहब एक सेकुलर, ज़हनी तौर पर एक सेकुलर चेहरा है देश में। सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ, मजबूती से दे रहा हूँ। मैं तो किसी से डरता नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर मैंने कहा था कि ज़हनी तौर पर सेकुलर लोगों को खोजना होगा देश में यदि संविधान बचाना है तो ये जवाब ले लेते हैं। आपको तो इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सेकुलर हैं। देखिए, हम देवेंद्र प्रसाद साहब को जब हम 2004 में पहली मर्तबा MP बनकर सांसद गए थे, हम जब से उनको जानते हैं और उनके सोच से, उनकी आइडियोलॉजी से और उनका कमिटमेंट से हम वाकिफ़ थे। और इस तरह के लोग पॉलिटिकल लाइफ में अपना बहुत कुर्बानी भी दी है वो अपने कमिटमेंट आइडियोलॉजी की वजह से। और इसीलिए हमको लगता है कि हमारी पार्टी ने सही फैसला लिया इस सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस में आकर। और हमको पूरा यकीन है कि देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की लीडरशिप में वो कन्वीनर हैं, वो हमारे अख्तर ईमान साहब के साथ जो डिप्टी कन्वीनर है बैठकर डिसाइड करेंगे। और देखिए, बिहार की जनता को एक विकल्प मिलना ज़रूरी है। वो विकल्प आप कैसे देंगे? कितनी सीटों पर आप लड़ेंगे? थोड़ा वक्त दीजिए सर। देवेंद्र प्रसाद यादव साहब बैठेंगे, बात करेंगे सब लोगों से। और भी बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और आएंगे वो लोग सब साथ में लेके, फिर हम और कितनी पार्टियों से आप संपर्क में? वो बताएंगे आपको अभी वक्त आने। दर्जनों पार्टियां जो। ओवैसी साहब, ये बताइए कि ये एक तरह से करिश्मा है कि आप जिन इलाकों में बहुत सालों से लगातार काम कर रहे थे, 2015 में भले ही आपको बहुत फ़ायदा नहीं हुआ सीटों के मुकाबले, आपने लोकसभा चुनाव में बेहतर किया और उसके बाद आप उपचुनाव में 1 सीट जीत गए। इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या है हवा? नहीं, हमको देखिए, जब 2015 में हम आए थे तो उस वक्त हम पर इल्ज़ाम लगा था कि सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हमने उस वक्त भी बिहार की जनता से वादा किया था कि हम सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। और सीमांचल का जो इलाका है वो हमारे भारत का सबसे बैकवर्ड, वन ऑफ द बैकवर्ड एरिया है। और वहाँ से हमने हमारी पार्टी की स्ट्रगल का आगाज़ किया। ये बात सही है कि बिहार की जनता ने हमको अपनी वोट से नहीं नवाजा 2015 में, मगर हम अब काम करते गए। हमको लगा कि अब हमको उनका दिल जीतना है, उनको कन्विंस करना है, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाना है। और अख्तर ईमान साहब ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो 3 लाख वोट हासिल करना किशनगंज से, ये बहुत बड़ी बात है। कामयाबी सदमा है कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कामयाबी नहीं मिली अलग बात है, मगर जनता की इतनी बड़ी मोहब्बत हमको मिली, ये हम उसका बड़ी कदर करते हैं। फिर बाई इलेक्शन हुआ, हमने कामयाबी हासिल की। तो हमको लगता है कि आज हमारी पार्टी 5 साल के बनिस्बत बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्ट्रांग है। और देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के साथ हम जब आ रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, तो ये और आगे बढ़ेगी बात इंशाल्लाह। तो आपको लग रहा है कि उस इलाके में, क्योंकि मैं भी उस इलाके से आता हूँ, मेरा पूर्णिया घर है, ननिहाल है, अररिया, तो मैं जानता हूँ इस इलाके को कि वहाँ पर मुस्लिम का डोमिनेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आप उस इलाके में ही क्यों सिर्फ काम कर रहे हैं, या वहीं से क्यों चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपका डोमिनेशन? आपका सवाल गलत है। आपको क्यों लग रहा है कि वहीं से लड़ेंगे? हमारे कन्वीनर साहब डिसाइड करेंगे, हम बहुत सी जगह से लड़ेंगे, वहाँ से भी लड़ेंगे और मुख्तलिफ मुकामात से भी लड़ेंगे। बिल्कुल बिहार में लड़ेंगे आप? अरे लड़ेंगे, डिसाइड करेंगे। अरे भाई, आपके पास 5 टाइम का MP है जिसने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ 1977 में किया। एक क्लीन इमेज है। ऐसा तो नहीं इनको भी आप मुखौटा बना रहे हैं कि आपके पास एक चेहरा है? देखिए, मुखौटे की पॉलिटिक्स तो 15 साल बराए 15 साल वो लोग कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं।
हम तो नहीं करते। कैसे आप आरजेडी दावा करती है मुस्लिम यादव समीकरण के वोट पर एक मुश्त की उनका ये वोट देखिए, बैंक है। हमारा मानना ये है, कन्वीनर साहब ने भी ये बात कही है कि पार्लियामेंट के चुनाव में पूरी सीट पर सिर्फ एक सीट किशनगंज की छोड़कर बीजेपी और जेडीयू कामयाब हो गई। कौन जिम्मेदार है इसका? किसकी जिम्मेदारी आती है? एक भी नहीं सीट जीत पाते आप, हम तो एक ही सीट पर लड़े। इसका जवाब कौन देगा? सेकुलरिज्म की आप बात करते हैं, आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं, वोट कटवा की बात करते हैं, फिर वहां पर तो कोई था ही नहीं ना। जहां जहां आपका स्ट्रांग होल्ड था वहां पर तो आप तो हार ही गए, बुरी तरह हार गए। 1.5 लाख 2 लाख वोट से हारे हैं। और फिर ये सब चीजें सामने है, इसलिए बिहार की जनता के सामने एक बिहार की जनता की एक अंदर की दिल की तड़प है कि भाई हमको निकालिए। घुटन महसूस हो रहा है उनको कि भाई कुछ तो ऑप्शन हो हमारे पास। आप कैसे निकालेंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता की दिल की तड़प है, ये तमन्ना है कि भाई हमको एक तीसरा विकल्प हो, ऑप्शन हो। और इंशाअल्लाह ताला देवेंद्र प्रसाद यादव साहब की क़यादत में हम वो ऑप्शन देंगे और जनता के सामने जाएंगे, उनकी बात करेंगे। और हमको यकीन है कि जनता हमको हमारी उनकी मोहब्बत से हमको क्या आपके कोई चीफ मिनिस्टर के भी उम्मीदवार होंगे? अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। मैं वही सवाल कर रहा था कि क्या आगे ऐसे प्लानिंग अभी ठहरिए, अभी तो बताएंगे आपको। आज तो हमारा होगा जरूर। अरे भाई, जब जंग जीतने के लिए उतर रहे हैं मैदान में तो यकीनन पूरी कोशिश की जाएगी, हर एतबार से कोशिश की जाएगी कि हमारे कैंडिडेट्स पहले सर डिसाइड करेंगे, अख्तर भाई डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही फैसला होगा। एक सवाल है कि आपको बिहार में एक तरफ कह रहे हैं कि 15 साल जेडीयू और बीजेपी और दूसरी तरफ लालू और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इन दोनों से आगे देखते हैं, अब आगे हैं इनसे हम। क्योंकि इसलिए कि दोनों का रिकॉर्ड सामने है, आईना हो गया इनका, आईना दिखा दिया, देख लिया कि भाई आपने 15 साल में क्या किया, आपने 15 साल में क्या किया, सब देख लिए बिहार जनता। इसलिए हम समझते हैं कि ये आज हमारा ये ऐलान बहुत बिहार जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा, उनके हक़ में इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक सवाल ये उठता है, लोग अमूमन उठाते हैं आपके बारे में, ओवैसी साहब आपके बारे में, कि आप एंटी हिंदू हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप बात करते हैं और इससे फ़ायदा जो है वो बीजेपी को हो जाता है। क्या बिहार चुनाव में ऐसा कुछ होगा? नहीं, आपका सवाल गलत है। मैं आपसे चैलेंज कर रहा हूं कि मेरा कोई एक बयान बता दीजिए जहां पर मैंने किसी समाज के खिलाफ का, एक बता दीजिए। चलिए, एक परसेप्शन तो बनाया जा रहा है, ये मानते हैं आप? देखिए, अब आप मुकर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आपके प्रोग्राम में आप दिखा दीजिए कि ओवैसी ने झूठ कहा है हमको। कहा मैंने किसी समाज के बारे में, किसी रीजन के बारे में कहा? बताइए। मैंने तो हमेशा कहा है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान, हमेशा कहा हूँ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ की बात कर रहा हूँ। किस समाज के खिलाफ कहा हूँ मैंने? बता दीजिए आप। आज ये मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर आपने नहीं कहा है तो क्या एक परसेप्शन बनाया गया है कि आप बीजेपी के प्लान के तहत आप काम करते हैं, आपकी जो भाषा होती है, आपका जो बातें होती हैं लोगों तक पहुंचाते हैं, वो उत्तेजक होती हैं और भड़काने वाला होता है? परसेप्शन तो ये भी तो है ना कि आपने एक भी सीट नहीं जीती यहाँ पर बिहार में। परसेप्शन तो ये भी है कि जब यूएपीए का कानून बन रहा था पार्लियामेंट में तो कांग्रेस ने तायद की मोदी की। और ये रियलिटी भी है कि उस कानून बनने के बाद आज देश में जितने बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल हों, प्रोफेसर हों, स्टूडेंट हों, पॉलिटिशियन हों, उन सबको यूएपीए जेल में डाला जा रहा है। तो इसके जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है, आपने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया था ना। अब परसेप्शन की आप बात कर रहे हैं तो फिर ये बताइए, औरंगाबाद में 23 साल का शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील जो एमआईएम कैंडिडेट थे, उन्होंने उनको हराया, शिकस्त दी। और वही लोग आज कांग्रेस शिवसेना के गोद में बैठी है। तो क्या ये लोग कोई दुकान खोल कर बैठे हैं कि भाई जो इनके खिलाफ है वो कम्युनल है और जो इनके साथ में है वो सेकुलर है? ये कौन होते हैं लोग? हकीकत तो ये है। तो वही मैं सवाल पूछ रहा था कि बिहार में
क्या आप बीजेपी को जिस तरह से आप बोलेंगे तो उसका फ़ायदा क्या पोलराइजेशन होगा, उस तरह से जो वोट की गोलबंदी होगी? बाई इलेक्शन हम जीत गए कांग्रेस को हराकर, पार्लियामेंट का इलेक्शन हम हार गए। अगर अख्तर बिल्कुल चंद हज़ार वोटों से, और अख्तर भाई नहीं रहते तो वो जीत जाता। तो अब जनता जान चुकी है बिहार की कि भैया ये जेडीयू, बीजेपी, नीतीश, मोदी और यहाँ पर आरजेडी के कितने लीडर हैं नहीं मालूम, एक ही घर में 4-4 लीडर हैं, और जो भी कांग्रेस है, वो बिहार की जनता एक ऑप्शन चाह रही है। बिहार की जनता एक देखना चाह रही है कि एक साफ सुथरा चेहरा काबिल हो जिसके साथ हम जाएं, और हमको लगता है कि देवेंद्र प्रसाद यादव साहब उस पैमाने पर उतरते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे बिहार की जनता को कन्विंस करने के लिए, उनको राजी करने के लिए, ताकि हमको आशीर्वाद दें और हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मुस्लिम वोट पर सबका ध्यान है, चाहे नीतीश कुमार हो, वो उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरे सवाल सुन लिया जाए कि नीतीश कुमार भी उस पर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहते हैं चुनाव के समय में। देखिए, सवाल ये है कि बिहार की जनता का सवाल है, सवाल किसी एक समाज का नहीं है। यहाँ पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा कि बिहार की जो तबाही और बर्बादी हो रही है कि किस तरीके से कहां तक पहुंचा दिया, तो सवाल बिहार की जनता का है। लालू यादव को आप कहां देखते हैं इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजेडी के बड़ी पार्टी के नेता हैं? हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ है। मैंने सुना कि वो बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे दे। उनके बेटे जो हैं उनसे कोई किसी तरह की बातचीत कभी? अब भाई वो बातचीत वो करेंगे क्या हमसे? वो बातचीत करेंगे तो बताइए। हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं, बातचीत करिए। हम लोग किसी से बात करने से नहीं डरते हैं और किसी के बात से भी प्रभावित नहीं। यादव किसी के बात यादव भी कह रहे हैं कि अब हम किसी के साथ लोकतंत्र में वार्ता करना गुनाह नहीं है, हम तो किसी से भी बात करेंगे। सरकार आतंकवादी से बात करती है कश्मीर में, अब पॉलिटिकल पार्टी जो भी है उससे बात करने में क्यों? लालू यादव से ही बात करेंगे? हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, हमारा दरवाजा खुला हुआ है बात करने के लिए, कोई मना ही नहीं है। हम तो एक सिद्धांत वसूल को लेकर आए हैं कि आज जो बिहार की तेजस्वी यादव को इन लोगों ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना लिया है अपना पार्टी से। अब पार्टी वाला को तो अधिकार है उनको, जिसकी जो पार्टी है उनसे पूछिए ना, हम कैसा बोलेंगे? ये उनके पार्टी का हाँ बिल्कुल उनका मामला। अच्छा, इस बार की रैली जो है ज़्यादातर वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली पर लोगों का ध्यान है, तो आप क्या वर्चुअल रैली के? बिल्कुल करेंगे, टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे पूरा। अच्छा, आपका क्या मैनिफेस्टो होगा, क्या एजेंडा होगा? बना के देंगे ना हम लोग कॉमन बनाएंगे, सब मैनिफेस्टो बनाएंगे, हमारा घोषणा पत्र भी होगा। हम जिस मुद्दे पर लड़ेंगे उस मुद्दा आधारित आंदोलन भी होगा। हम मुद्दा आधारित इशू बेस चाहते हैं बिहार को बनाएं, क्योंकि बिहार मुद्दा से भटक चुका है। भटकाना आज जनता को आसान है और समझाना कठिन हो गया। एक आखिरी सवाल ओवैसी साहब, महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति चल रही है, शिवसेना को के नेताओं पर और कंगना रनौत के भाषा और इस तरह से जो लड़ाई चल रही है, इसके पीछे आप क्या देख रहे हैं? मैं फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं बता। कोई राजनीति चल रही है पीछे से, कंधे पे बंदूक रख के बॉलीवुड के? मुझे नहीं मालूम, मुझे दूर रखिए ये 2 घंटे की पिक्चर से। ये 2 घंटे की पिक्चर है, लेकिन फिलहाल ये सीरियस मैटर है, इसलिए क्योंकि ओवैसी साहब एक उपचुनाव में जीत से काफ़ी उत्साहित हैं और अपने साथ में देवेंद्र यादव को जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि उन्हें सिर्फ अकेला न समझा जाए, उनके साथ बाकी लोग भी आने को तैयार हैं। और आगे भी देखिए क्या होता है, कैसे ओवैसी साहब प्लान बिहार को एक समुचित दायरा देते हैं और उसको दिशा देते हैं।